हाय एवरीवन, नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों ने पिछले 8-10 महीनों से आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के जो इंतजार की घड़ियां हैं वो अब आपके बहुत नजदीक आ चुके हैं। यानी नीट का एग्जाम आपके बहुत नजदीक है और लगभग 10 दिन का टाइम हमारे पास और बचा है। तो बच्चों, ये जो टाइम होता है आपका लास्ट के 10 से 15 दिन का जो टाइम होता है, इस टाइम में चाहे बच्चे ने कितनी भी अच्छे से प्रिपरेशन की हो और चाहे किसी बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की हो, लास्ट इस पॉइंट पे आके सबके सामने एक ही क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन होता है कि सर, जितना भी हमने कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन आज के टाइम ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ भूल गए। सारे के सारे टॉपिक्स हम भूल चुके हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम भूल चुके हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम। फिर दूसरा जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है सभी बच्चों का इस टाइम पर, वो होता है कि सर, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमको वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा पढ़ने भी चाहिए लास्ट के टाइम पर। तो बच्चों, आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि इंपॉर्टेंस की जब बात की जाती है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसका प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कौन से नहीं आएगा। तो अगर हमको नीट का एग्जाम अच्छी रैंक से क्लियर करना है तो आपके लिए कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट या कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंस उसकी कम नहीं है। सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ टॉपिक्स को सेलेक्ट करें कि अगर मेरे को लास्ट के 10 दिनों में इन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने, मैं ये कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है दूसरे टॉपिक्स के कंपैरिजन में। तो कुछ टॉपिक्स को हम सेलेक्ट करते हैं और उन टॉपिक्स में हर चैप्टर वाइज अगर मैं कलेक्ट करूं तो बेटा पूरी 11th और पूरी 12th की जो बॉटनी है उससे लगभग 50 के लगभग टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं। और ये जो 50 टॉपिक्स हैं, ये बेटा वो टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जिनको आपको ज्यादा फोकस करना है, और दूसरे टॉपिक जो हैं उनको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए और आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सर, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जिससे हमारा स्कोर जो है वो बूस्टअप हो जाए। तो बेटा, उसी सीरीज में सबसे पहले हम 11 से शुरू करते हैं, लिविंग वर्ल्ड से। तो देखिए, आपका टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड एड्स। यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक ऐड वाला जो टॉपिक है वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड माइकोराइजा, ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप डाई एटम्स को या डायनोफ्लेजिलेट्स को पढ़ेंगे नहीं, उनको इंपॉर्टेंस थोड़ी कम देनी है और इनको इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा देनी है, इनको थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे। वहीं पर जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी में लीफ है, फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस और फैमिली में देखिए, फैमिली में एक फैमिली के फॉर्मूले और एक फैमिली के आपके एग्जाम्पल्स, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और अगर आपको वो याद नहीं होते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको मॉर्फोलॉजी का याद नहीं होता है, तो हमारे चैनल पर मॉर्फोलॉजी का एक 1 शॉट जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो हमने लाइव क्लास ली थी और उस पूरे चैप्टर को हमने ट्रिक्स में पढ़ा था। तो अगर बच्चों किसी को भी कोई दिक्कत आती है एग्जाम्पल को याद करने में, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और आई होप कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। फिर देखिए, हम बात करते हैं एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में टिश्यू सिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो सेकेंडरी ग्रोथ को आप थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे। वहीं पर हम प्लांट किंगडम पे बढ़ते हैं तो प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो रहेगा आपका एल्गी पर। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी जो है उन पे आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और एनसीईआरटी में इन तीनों का कंपैरिजन का एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपको बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। वहीं पर फिर आगे बढ़ते हैं तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में स्पेशलाइज्ड अगर मैं लिखूं तो वो आएगा उसका रिप्रोडक्शन।
जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, और लास्ट में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में बेटा आप देखेंगे तो उसमें कुछ एक्सेप्शनल केस दिए हुए हैं, जैसे उसमें फ्यूकस का एक एक्सेप्शनल केस दे रखा है, एक पॉलीसिफोनिया का दिया हुआ है, एक एक्टोकार्पस का दिया हुआ है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, उनको आप थोड़ा अच्छे से फोकस करके पढ़ें क्योंकि उनके पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये बेटा आपके 3-4 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर उसी सीरीज में बढ़े आगे। तो सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में इंपॉर्टेंस जो है सबसे ज्यादा वो रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर मुझे कहा जाए इन चारों में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी उसके फंक्शंस, ईआर के फंक्शन है, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की शेप, एल शेप कौन सा होगा या फिर जे शेप कौन सा होगा, आई शेप कौन सा होगा, वी शेप कौन सा होगा, वो क्रोमोसोम की शेप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उसी सीरीज में जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में बेटा मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में भी स्पेशलाइज्ड अगर कहूं तो कहूंगा मैं प्रोफेज फर्स्ट, उसकी 5 स्टेज, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये जो 5 स्टेज हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में सेल डिवीजन के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स यहां बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि डीएनए का अमाउंट कितना होगा, क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। फिर आ जाइए हम यहां पर प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ऑस्मोसिस एंड वाटर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वाटर पोटेंशियल का टॉपिक। वहीं पर फिर आता है इम्बिबेशन, पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें सिंपोर्ट और आपके वो सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे आ जाते हैं। फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस, फूड को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फिर एनर्जी कैलकुलेशन एंड रेस्पिरेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो आप सब लोग एक बार अच्छे से एनर्जी कैलकुलेशन वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं। फिर ईटीएस साइकिल और आरक्यू वैल्यू, अगर किसी को ईटीएस साइकिल नहीं आता है, क्रेब्स साइकिल नहीं आता है, तो उसकी भी बच्चों हमने एक हमारे चैनल पे पूरी डेडिकेटेड क्लास जो है क्रेब्स साइकिल और ईटीएस साइकिल के लिए थी। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो एक बार आप उस क्लास को रेफर कीजिए, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल की हो, कैसे याद करना है, कितनी एनर्जी बनेगी, और चाहे वो ईटीएस साइकिल की हो, सारी की सारी प्रॉब्लम आई होप कि दूर हो जाएंगी। तो ये रहा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद में आ जाइए नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल कैसे न कैसे करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो फिर आ जाता है एलिमेंट्स फॉर एंजाइम्स, यानी जैसे आपसे पूछे जिंक है वो कौन से के लिए होगा, मैग्नीशियम है वो कौन से एंजाइम के लिए होगा, फेरस है वो कौन से एंजाइम के लिए होगा। तो ये कुछ एंजाइम्स के लिए आपके एनसीईआरटी में 4-5 एग्जांपल दिए हुए, जैसे मोलिब्डेनम है नाइट्रोजिनेज के लिए होता है, मैग्नीशियम है वो पेप कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को के लिए होता है। तो ऐसे ही ये 4-5 जो एग्जांपल है वो ध्यान रखने, और एक हाइड्रोपोनिक्स वाला टॉपिक। तो ये आपके इस चैप्टर के हो जाएंगे। फिर फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में ईटीएस साइकिल यानी नॉन साइक्लिक पाथवे जो हम पढ़ते हैं, जेड स्कीम जो हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक तो वो उसके बाद में C3 प्लांट और C4 प्लांट जो है, इन दोनों में डिफरेंस, C3 प्लांट और C4 प्लांट की डिफरेंस, यानी जो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में लास्ट में एक टेबल दे रखी है C3 और C4 के डिफरेंस की, वो टेबल आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। और केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस भी। तो फिर आता है हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स में सुनना आप ध्यान से कि बेटा हार्मोन जितने भी हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड कैरेक्टर याद रखने। जैसे आपको पूछ ले कि जो है जाइलम का डिफरेंशिएशन कौन करता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए आपके जाइलम डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है वो ऑक्सिन की बात कर रहे हैं, जिब्रेलिन क्या करेगा, साइटोकाइनिन क्या करेगा। और बेटा इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे ऑक्सिन के हो, चाहे जिब्रेलिन के हो, चाहे साइटोकाइनिन के हो, इनके जितने भी कैरेक्टर या जितने भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो सारे के सारे मैंने ट्रिक से, सारे के सारे इफेक्ट ट्रिक से पढ़ा रखें। तो आप उसके भी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट याद नहीं होते हैं
तो आप वहां से वीडियो देख के पूरे एक बार में याद कर सकते हैं। तो ये रहा आपका प्लांट फिजियोलॉजी। फिर हम 12th की बात करते हैं। तो 12th में जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। दूसरा पोलिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 3-4 सालों से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पोलिनेशन पे। फिर आता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड एपोमिक्सिस, और ये एपोमिक्सिस का टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी को एक बार अच्छे से पढ़ करके जाएं ही जाएं। फिर आता है जेनेटिक्स। तो देखिए जेनेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। जेनेटिक्स में हमको वैसे तो देखो तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं, लेकिन फिर भी जेनेटिक्स में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपको सबके सब आने ही चाहिए। चाहे वो आपके डाई हाइब्रिड का क्वेश्चन बने, चाहे वो कोडोमिनेंस का क्वेश्चन बने, न्यूमेरिकल जितने भी होंगे, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाले हों, चाहे वो आपके क्रोमोसोमल मैपिंग के हो, चाहे वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के हों, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल है तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। साथ में थ्योरी टॉपिक की मैं बात करूं तो थ्योरी में म्यूटेशन को बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से म्यूटेशन को, और साथ में लिंकेज एंड पेडिग्री एनालिसिस। लिंकेज और पेडिग्री एनालिसिस जो है ये थोड़े थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, है ना। तो म्यूटेशन और लिंकेज थ्योरी वाले हो गए, और पेडिग्री का क्वेश्चन एनालिसिस कैसे किया जाता है आपके, वो भी आपको सिखाया है। पूरा एक वीडियो है, पूरा डेडिकेटेड वीडियो, तो उसको भी आप अच्छे से देखें, अच्छे से फॉलो करें, और पेडिग्री का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं आपको इंश्योर करता हूं। तो अगर आपको पेडिग्री में अभी भी दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को अच्छे से देख करके आप फॉलो करके उसको जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपन, तो फिर आता है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहले एंजाइम्स के बारे में। सेंट्रल डोगमा में जितने भी एंजाइम्स हैं, रेप्लिकेशन के, ट्रांसक्रिप्शन के और ट्रांसलेशन के, इनमें देखोगे तो ज्यादातर एंजाइम तो रेप्लिकेशन के ही है, तो वो एंजाइम्स के बारे में। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है स्पेशलाइज्ड, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। ओपेरॉन सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओपेरॉन सिस्टम को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज याद करके जाना है, रट के नहीं जाना है। तो ओपेरॉन सिस्टम आ जाएगा, और लास्ट एंड फाइनल आएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहने वाले हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ें। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट में, तो एग्जांपल्स ऑफ प्लांट वेराइटी। प्लांट की जितनी भी वेराइटी हैं, प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, उसमें जितनी भी वेराइटी उनके एग्जांपल्स को याद करें। और इसके लिए भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, मेरे से क्लास ली है, उनको ये वेराइटी बिल्कुल आपके अंगुलियों पे याद होंगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वेराइटी को मैंने ट्रिक्स में पढ़ा रखा है, सारी की सारी वेराइटी, कि जैसे हिमगिरी वेराइटी किसकी है, या पूसा कोमल किसकी है, पूसा सदाबहार किसकी है, या फिर प्रभानी क्रांति किसकी है, A4 किसकी है, ये सारी की सारी वेराइटी ट्रिक से पढ़ाई हुई है। उसका भी वीडियो आपको अपने चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर आता है STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी पहले क्या आएगा, तो पहले एरोबिक आता है, फिर एनारोबिक आता है, फिर उसके बाद में उस वाटर को हम रिवर में जो है एक्सपोज कर देते हैं। तो ये सीक्वेंस थोड़ी सी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, कहां पर कौन सा बैक्टीरिया यूज होगा, कौन सा यूज नहीं होगा, ये थोड़ा सा। फिर आता है बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें बैक्यूलो वायरस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो कंट्रोलिंग एजेंट जो है उसमें बैक्यूलो वायरस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये टॉपिक रहा आपका। इसके बाद में आ जाता है आपका पूरा का पूरा इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो है बेटा इतनी बड़ी यूनिट है, आपके 4 चैप्टर इकोलॉजी में आते हैं, और वैसे देखा जाए तो बहुत ईजी है। और पूरी की पूरी इकोलॉजी जो है बेटा मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पे पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। किसी को अगर किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है इकोलॉजी के, कोई भी ऐसा टॉपिक, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी का डेटा हो, चाहे वो आपके पिरामिड्स हो, चाहे वो आपके पॉल्यूशन वाला चैप्टर हो, चाहे वो आपके पॉपुलेशन वाला चैप्टर हो, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आपके मन में है, तो वो बेटा एक बार आप वीडियो उसी टॉपिक को आप एक बार देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा लेक्चर पढ़ें,
जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक आप एक बार देख के और उससे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। पूरी इकोलॉजी डिटेल में पढ़ाई हुई है, तो चैनल पे आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला एडेप्टेशन, एडेप्टेशन में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दे रखे, तो उनके आपको जितने भी एग्जांपल दे रखे उनके सारे जितने एग्जांपल उनके आपको आंसर्स पता होने चाहिए। फिर दूसरा आता है एज पिरामिड। एज पिरामिड में आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगुलर एज पिरामिड बनेगा तो पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ेगी, कम होगी, स्टेबल रहेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, जे शेप्ड और एस शेप्ड, तो वो दोनों टाइप के ग्राफ कैसे बनेंगे, दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे, और उन दोनों को जब बनाया जाता है, जब वो ग्रोथ होती है तो उसके लिए क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि हम कहें कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो जे शेप्ड ग्राफ बनेगा, वहीं रिसोर्सेज लिमिटेड हो, कैरिंग कैपेसिटी हो तो सिग्मोइड बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी अपने को पता होना चाहिए। फिर आता है प्रोडक्टिविटी के बारे में, ये क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन में सीक्वेंस पता होनी चाहिए, पहले कौन सी कम्युनिटी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और डाटा और बायोडायवर्सिटी, भाई डाटा और बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी में बहुत सारे डेटा दे रखे हैं आपके, कि जैसे अगर मैं वो पूछूं आपसे कि कितनी % एम्फीबियन स्पीसीज को थ्रेट्स है, तो हम कहेंगे 32%। वहीं पर पूछे मैमल्स में कितनी % स्पीसीज को थ्रेट्स है, तो वो 23 है। अब ये डेटा कैसे याद होगा, तो इसके लिए आपको वीडियो जाकर के देखना पड़ेगा, उसमें आपको सारे ट्रिक्स से ये डेटा याद हो जाएंगे। फिर आता है बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन, इन सीटू या एक्स सीटू, तो इन सीटू के एग्जांपल्स कौन कौन से, एक्स सीटू के एग्जांपल्स कौन कौन से, वो सारे अपने को पता होने चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल प्रोसेस, पोल्यूशन कंट्रोल प्रोसेस का मतलब जैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम कौन कौन से मैकेनिज्म यूज करते हैं, जैसे स्क्रबर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके प्रिसिपिटेटर है वो यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसे कैटालाइटिक कन्वर्टर है वो यूज किया जाता है। तो बेटा ये आपको इनकी जो प्रोसेस है ना, जैसे कैटालाइटिक कन्वर्टर किसका बना होता है, वो कैसे काम करेगा गाड़ियों में, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है वो कैसे काम करेगा, स्क्रबर है वो किसके लिए काम करेगा, ये चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये पूरे सिलेबस में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको सेलेक्ट किया कि जिनसे क्वेश्चंस बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं। देखिए पहले से प्रिडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, कौन से कम बनेंगे, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों का जो टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, पेपर का एनालिसिस जो है बहुत अच्छे से रिसर्च करके, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, और आप लोगों को सामने ये टॉपिक मैंने बताएं कि ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको लास्ट के 10 दिनों में हमको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी टॉपिक भी पढ़ने हैं लेकिन इनको ज्यादा फोकस करके पढ़ना, जिससे कि इनसे बनने वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से हमारे नंबर या हमारा स्कोर जो है वो बूस्टअप हो सके और हमारा नीट में एक बहुत बहुत अच्छा स्कोर बन सके, जिससे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हम लोगों को नीट के थ्रू मिले। बस इन्हीं सभी चीजों के साथ आज आप लोगों से लेता हूं अलविदा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ आज लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।